औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इम्यूनिटी में हम एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था और उसके साथ ही जनरल इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स को हमने डिस्कस किया था। लेकिन जनरल इम्यूनिटी के साथ साथ हम अब इम्यूनिटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें अगेन फिर कुछ चीज़ें हम जो है वो रिपीट करेंगे। जो चीज़ें हम रिपीट करेंगे उनमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इस लेक्चर में फिर हम एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके साथ साथ रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीजन और बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं, जौन जौन सी प्रोटीन्स जो हैं वो बाइंड करती हैं, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है जी। इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? डिफेंसेस जो हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो मेजर पार्ट्स के अंदर, दो मेजर कैटेगरीज के अंदर, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो डिफरेंस आप यहाँ पर देखें इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो मेजर डिफरेंस है वो तो शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस होनी चाहिए। इन्नेट का हमने ये कहा था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो डिफ़ॉल्ट वाली इम्यूनिटी है, उस टाइम की इम्यूनिटी है कि जब इंसान पैदा होता है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो उस वक्त बनना शुरू होती है जब वो किसी पैथोजन जो है उसको इनकाउंटर करता है, या जब भी पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस होता है या बाहर से आकर उसको अटैक करता है। सो इन्नेट इम्यूनिटी में आप यहाँ पर देखें, ये डेंड्राइटिक सेल्स इसमें शामिल हैं, मैक्रोफेजेस शामिल हैं, नेचुरल किलर सेल्स शामिल हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, इसके अलावा ग्रेन्युलोसाइट्स और मैस्ट सेल हैं। ये हैं बेटा इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। अडेप्टिव इम्यूनिटी में फिर दो तरह के सेल्स आ जाते हैं, जिसमें बी सेल्स हैं, बीटा सेल्स जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, और टी सेल्स हैं जो कि CD4 और CD8 जो है वो रिलीज़ करेंगे। अब इन्नेट इम्यूनिटी में ये चीज़ें, और अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो है वो बीटा सेल्स और टी सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ और साइटोटॉक्सिक सेल्स रिलीज़ करते हैं, CD4 और CD8। अच्छा, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि इन दोनों के अंदर कॉमन हैं, उनमें टी सेल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं। तो ये ऐसे सेल्स हैं कि जो दोनों इम्यूनिटीज़ के अंदर जो है कॉमन होते हैं। सो जब एक बैक्टीरियम आता है तो उसको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल अपने अंदर लेके आता है, और उसके बाद जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के, वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी डिग्रेडेशन करवाते हैं। जबकि दूसरी जानब जो टी सेल्स हैं, वो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आप इसमें देखें, बाकी मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्नेट इम्यूनिटी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्नेट इम्यूनिटी को देखेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इन्नेट इम्यूनिटी इज़ रेजिस्टेंस that exist prior to exposure to the microbial agent। सो इन्नेट इम्यूनिटी वो रेजिस्टेंस है जो कि एग्जिस्ट का मतलब होता है कि मौजूद होती है, प्रायर का मतलब होता है पहले से, कि जो किसी माइक्रोब या किसी एंटीजन के साथ एक्सपोजर से पहले ही मौजूद होगी, वो कहलाएगी इन्नेट इम्यूनिटी। सो ये एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, और इसमें होस्ट डिफेंस जो है वो शामिल होते हैं, डिफेंसेस जिनमें बैरियर्स आ जाते हैं, फ़िज़िकल बैरियर है, या फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स आ जाते हैं जिनमें ठीक है जी, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हैं फ़िज़िकल बैरियर के अंदर। कुछ सेल्स इसमें आ जाते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, और कुछ प्रोटीन्स हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट, कैस्केड और इंटरफेरॉन्स वगैरह, जो कि एक इन्फ्लेमेशन और एक फैगोसाइटोसिस वाली जो प्रोसेस है उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। सो इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये ऐसी रेजिस्टेंस है जो कि किसी भी एंटीजन से एक्सपोजर से पहले ही आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। सो इन्नेट इम्यूनिटी डज नॉट इम्प्रूव आफ्टर एक्सपोजर टू द ऑर्गेनिज्म। तो डेफिनेटली कि जब ये ऑर्गेनिज़म जब बॉडी के अंदर अभी इंटर ही नहीं हुआ, तो उससे पहले से मौजूद है, तो ऑर्गेनिज़म इंटर होने से जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। सो आफ्टर एक्सपोजर टू द
ऑर्गेनिज्म, जबकि जो दूसरी जानब एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें जैसे ही कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो उस एंटीजन के अकॉर्डिंगली जो है आपकी बॉडी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स जो है वो लेकर आती है। इसके साथ ही इन एडिशन टू इनट इम्यूनिटी प्रोसेस हैव नो मेमोरी। जो इनट इम्यूनिटी है इसकी कोई मेमोरी नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है और कोई मेमोरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कोई नज़र आए कोई चीज़ तो एकदम से उसको बॉम्ब ब्लास्ट किया जा सके। तो इननेट इम्यूनिटी के अंदर जो है कोई मेमोरी नहीं होती, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, उसमें मेमोरी सेल्स जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला आर्म है उसके अंदर भले वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो या टी सेल्स की प्रोडक्शन हो, CD4 और CD8, उन दोनों के अंदर जो है वो मेमोरी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और वो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं कि वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अगर उसी ही एंटीजन का एक्सपोजर आता है दोबारा तो फिर एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी से एक्टिवेट हो जाती हैं और उनकी प्रोडक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर। So innate immunity does not improve after exposure to the organism in contrast to the acquired immunity, which does. In addition to the innate immunity, processes have no memory, whereas the acquired immunity has characteristics of the long-term memory. So innate arm of our host defense performs two major functions. Innate arm जो है हमारे host defense का वो दो मेजर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर दो मेजर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। इसमें पहला ये है किलिंग, इन्वेडिंग माइक्रोब्स एंड एक्टिवेटिंग एडेप्टिव इम्यूनिटी। पहला क्या है? किलिंग, कत्ल करना। दूसरा क्या है? इन्वेडिंग, हमला करना, माइक्रोब्स के ऊपर हमला करना। एंड एक्टिवेटिंग एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। और इस तरह से एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसको एक्टिवेट करना, ये इसका मकसद है। इसके साथ साथ देखें सम कंपोनेंट्स ऑफ इननेट आर्म, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं इननेट आर्म के जिसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स को किल करते हैं। जबकि जो दूसरे हैं जैसा कि मैक्रोफेजेस हैं और डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये क्या करेंगे अब? एंड डेंड्राइटिक सेल्स दे परफॉर्म बोथ फंक्शंस, तो ये दोनों फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं। मतलब कि दे किल द माइक्रोब्स एंड दे किल माइक्रोब्स on the and present antigens to the helper T lymphocytes which activated the immune response। अच्छा भाई, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं इननेट जो है आर्म के, जैसा कि न्यूट्रोफिल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स को किल करेंगे। जबकि जो दूसरी चीज़ें हैं इननेट आर्म की, वो दो काम करती हैं। पहला काम तो ये करते हैं जिनमें माइक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स हैं कि वो खुद भी उन माइक्रोब्स को किल करेंगे, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कंपोनेंट है जिसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, उन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो कंपोनेंट्स हैं उनकी भी मदद करेंगे। कैसे? कि वो उन माइक्रोब्स के जो पीसीस होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस एज अ एंटीजन बनाकर प्रेजेंट करते हैं। जब वो उनको एज अ एंटीजन बनाकर प्रेजेंट करते हैं तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वो उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है और जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से कुछ कंपोनेंट्स न्यूट्रोफिल्स की तरह सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स को किल करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मॉडिफाइड कंपोनेंट्स हैं या मॉडर्न कंपोनेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, ना सिर्फ उन एंटीजन्स को किल करेंगे उन माइक्रोब्स को, बल्कि अपनी बॉडी के अंदर से मेम्ब्रेन से उनके जो पीसीस हैं वो बाहर निकाल देंगे जो एज अ एंटीजन काम करेंगे। और वो इट मीन्स दैट कि दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब ये होता है कि वो उन एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रेजेंट करेंगे? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, जिससे क्या होगा कि जो अडेप्टिव आर्म ऑफ इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ साथ देखें, ऑल्दो इननेट इम्यूनिटी इज ऑफन सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग द माइक्रोब्स एंड प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस डिजीज़। वो ये कह रहा है कि अगरचे जो इननेट इम्यूनिटी है वो हमेशा सक्सेसफुल रही है माइक्रोब्स को एलिमिनेट करने के लिए और जिस्म को बीमारी से बचाने के लिए। सो इट इज़ इन द लॉन्ग रन, लेकिन जब ये लंबे अरसे तक होगी तो नॉट सफिशेंट फॉर द इम्यून सर्वाइवल। अगरचे के इननेट इम्यूनिटी
सक्सेसफुल है माइक्रोब्स को एलिमिनेट करने के लिए और इन्फेक्शियस डिजीज़ को कम करने के लिए, लेकिन अगर हम ये बात करें कि इन्नेट इम्यूनिटी हमें लंबे अरसे तक बचाती है हमारी बॉडी को, तो ऐसा नहीं है। तो लंबे अरसे के लिए ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो है इन्नेट इम्यूनिटी नहीं है। So this conclusion is based on the observation that the children has severe combined immunodeficiency। अब ये जो conclusion हमने निकाला है कि भाई जो innate immunity है वो लंबे अरसे तक क्यों नहीं चलती, तो इस conclusion का जो नतीजा है वो बच्चों के अंदर severe immunodeficiency syndrome SCID होता है, इसकी प्रेजेंस की वजह से है। Who have intact with the innate immunity but have the no long adaptive arm of immunity suffer from repeated life threatening infections। वो लोग जिनमें सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी है और उनके अंदर एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी नहीं बनी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस को फेस करते हैं। सो सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट आर्म रिकॉग्नाइज व्हाट इज द फॉरेन by detecting certain carbohydrates or lipids on the surface of the microorganisms that have different from those of the human cells। अच्छा, भी अगली बात ये आती है कि जो एंटीजन्स हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये ह्यूमन सेल्स के ही पार्ट्स हैं या ये उस माइक्रोब्स के पार्ट्स हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे इन्नेट आर्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो उन फॉरेन एंटीजन्स को डिटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ख़ास किस्म के लिपिड्स और ख़ास किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के जो हमला करते हैं बॉडी के ऊपर। उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ख़ास किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होंगे जो कि इंसानी सेल के अंदर नहीं होते। तो इस तरह से वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे कि ये जो लिपिड्स हैं या ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये इंसानी सेल में नहीं है, ये बाहर से हैं, तो इसलिए उनके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी ईजीली। इसके बाद देखें जी, कंपोनेंट्स ऑफ द इन्नेट आर्म हैव रिसेप्टर्स कॉल्ड द पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इन्नेट आर्म ऑफ इम्यूनिटी के, कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। सो दैट रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूलर पैटर्न कॉल्ड अ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब कुछ कंपोनेंट्स इन्नेट आर्म के वो हैं जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे पैटर्न, जिनको हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं या फिर उनको हम मॉलिक्यूलर पैटर्न भी बोलते हैं। तो उनको फिर क्या कहेंगे, ये हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न रिसेप्टर्स। तो ये क्या करेंगे, ये भी प्रेजेंट करते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स को एज अ एंटीजन, और दे आर इम्पॉर्टेंट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन सेल्स। तो उनको एज अ एंटीजन बनाकर जो है वो पेश करेंगे जो कि ह्यूमन सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते। सो बाय इन यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए दीज कंपोनेंट्स ऑफ द इन्नेट आर्म डू नॉट हैव to have a high specific receptors for those different microbes who can still distinguish between what is antigen and what is cell. So by using this strategy, those components of innate arm do not have a high specific receptors। अच्छा भाई, वो कहता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर अब जो इन्नेट आर्म ऑफ इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर इतनी कोई अच्छी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है कि वो ये चीज़ पहचान सकें कि भाई जो डिफरेंट माइक्रोब्स हैं क्या वो हमारी बॉडी का हिस्सा हैं या हमारी बॉडी से बाहर से हैं। मतलब कि उनके अंदर कोई हाईली स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, इसलिए वो इनको पहचानने में उनको भूल चूक हो जाती है कि कौन सी चीज़ बाहर से है ये बॉडी के अंदर और कौन सी बॉडी के अंदर हिस्से हैं। सो इसलिए वो फिर ऑटोइम्यून डिजीज स्टार्ट करवा देते। तो देयर आर टू क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स। सेल की सरफेस के ऊपर दो क्लासेस हैं रिसेप्टर्स की, एक है टॉल लाइक रिसेप्टर्स और दूसरा है मेनन बाइंडिंग रिसेप्टर्स, मेनन बाइंडिंग लेक्टिन रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं माइक्रोब्स को जो कि सेल के बाहर होते हैं। और दो क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स की जो हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है मौजूद होंगे, जिनको हम कहते हैं NOD रिसेप्टर्स एंड RIG1 जो है हेलिकेज रिसेप्टर्स। अब ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज कहाँ पर करेंगे, विद इन द सेल। और जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर करेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। सो ये बात बड़ी अहम है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरफेस ऑफ द सेल के ऊपर कौन से हैं और विद इन द सेल्स कौन से हैं। तो सरफेस ऑफ द सेल के ऊपर तो हो गए टॉल लाइक रिसेप्टर्स, और विद इन द सेल्स है उनमें एक आ जाएगा RIG1 जो कि रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन 1,
रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन 1 हेलिकेज रिसेप्टर्स और एनओडी रिसेप्टर्स। एनओडी क्या है? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो ये हैं। इसके बाद देखिए अगर म्यूटेशन हो जाती है जीन्स के अंदर, म्यूटेशन इन द जीन encoding these pattern receptors result in the failure to recognize the pathogen and predisposes to the several bacteria and the viral infection and the fungal infection। तो अगर इन रिकग्निशन रिसेप्टर्स को बेटा ये देखें आप कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये रिकग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं उन फॉरेन एंटीजेंस को जो बॉडी के अंदर आती हैं, सेल के अंदर जौन सी आती हैं उनको अलग से पहचानने वाले हैं और सेल के बाहर सरफेस के ऊपर जौन सी होती है उनको अलग पहचानने वाले। अगर ये इनको नहीं पहचान सकते, इट मीन्स के अगर इनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है और ये उनको नहीं पहचान पा रहे, तो फिर इससे क्या होगा? फिर ज़ाहिरी बात है वो फिर वायरस या बैक्टीरिया या फिर जो भी चीज़ है उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पैटर्न रिकग्नाइज रिसेप्टर्स इज द टॉल लाइक रिसेप्टर। TLR जो है वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके अंदर है। ये हैं क्या? ये फैमिली है 10 रिसेप्टर्स की जो कि आम तौर पे 3 तरह की सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन से 3 तरह के सेल्स हैं जिनकी सरफेस के ऊपर TLRs मौजूद होंगे? वो है मैक्रोफेजिस, डेंड्राइटिक सेल्स और मैस्ट सेल। सो मैस्ट सेल, मैक्रोफेजिस और डेंड्राइटिक सेल्स, इनकी सरफेस के ऊपर 10 किस्म के ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम टॉल लाइक रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद एंटीजन को रिकग्नाइज करता है। So toll-like receptors recognize the various microbial components and then activate the transcription factor। ये डिफरेंट माइक्रोबियल कंपोनेंट्स को रिकग्नाइज करेंगे और एक्टिवेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फिर क्या करते हैं ये भी ज़रा देख लें, ठीक है जी। दिस इनिशिएट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। TLRs recognize the microbial agents components and then activate the transcription factor, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर देगी जो कि मुख्तलिफ तरह की जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स हैं उनको जो है वो बनाते हैं। तो टॉल लाइक रिसेप्टर रिकग्नाइज द वेरियस माइक्रोबियल कंपोनेंट्स। टॉल लाइक रिसेप्टर जो हैं वो बहुत सारे माइक्रोबियल कंपोनेंट्स को रिकग्नाइज करेंगे और उसके बाद एक्टिवेट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, जो कि सेवरल किस्म की जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स हैं उनकी सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। सो दिस इनिशिएट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट टू डिफेंड अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ द माइक्रोब। तो ये एक ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देगी या इनिशिएट कर देगी जो कि डिफेंड के अगेंस्ट जो है, किसी भी माइक्रोब के डिफेंड के अगेंस्ट जो है वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। ठीक हो गया बेटा। अब देखें, अब हैं 4 एग्जांपल्स, 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस पैटर्न रिकॉग्निशन आर एज फॉलोज। अब हम 4 ऐसी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि इसी पैटर्न रिकॉग्निशन की एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से जो है ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो हैं ये काम करते हैं। ये इनकी 4 एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। इनमें ज़रा आप देख लें। इसमें पहली तो है जी एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्या है? एंडोटॉक्सिन बेटा वो टॉक्सिन होता है जो कि सेल का ही हिस्सा होता है और एक्सोटॉक्सिन वो होता है जो कि सेल रिलीज़ करता है। अब एंडोटॉक्सिन एक लिपोपोलीसेक्राइड, भी लिपोपोलीसेक्राइड जो है ये मौजूद होता है बहुत ज़्यादा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिपोपोलीसेक्राइड मौजूद होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, लेकिन ये जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर नहीं होता। इसके अलावा लिपिड ए प्रोटीन है जो कि लिपोपोलीसेक्राइड्स का ही हिस्सा है, ठीक है ना, पोर्शन है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है सेप्टिक शॉक और डेथ का हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के अंदर। सो व्हेन रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस, जब ये बैक्टीरियल सरफेस से रिलीज़ होती है तो लिपोपोलीसेक्राइड कंबाइन कर जाती है लिपोपोलीसेक्राइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, ठीक है ना। वो एक नॉर्मल कंपोनेंट है प्लाज्मा का, ठीक है ना, वो क्या है? एक नॉर्मल कंपोनेंट है प्लाज्मा का। सो दिस बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसफर्स
lipopolysaccharides to a receptors on the surface of the macrophages called the CD14. सो ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है लिपोपोलीसेक्राइड्स को एक ऐसे रिसेप्टर्स के ऊपर, किन की सरफेस के ऊपर, मैक्रोफेजिस के सरफेस के ऊपर, जिसको CD14 कहते हैं. सो लिपोपोलीसेक्राइड स्टिमुलेट करेगी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स को, जिनको हम टॉल लाइक रिसेप्टर्स 4 कहते हैं. और ये क्या करेंगे, ये ट्रांसमिट कर देंगे एक सिग्नल को, किसके ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरह के जो इंटरमीडिएट्स हैं उनके ज़रिए, किसको, न्यूक्लियस को, सेल के न्यूक्लियस को ये पैगाम ट्रांसफ़र कर देंगे. तो इससे क्या होगा, दिस इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन. इससे फिर जो साइटोकाइंस हैं उनकी प्रोडक्शन इंड्यूस हो जाएगी, जैसा कि इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, या इंटरल्यूकिन 8 है, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है. और ये क्या करेंगे, ये इंड्यूस करेंगे कॉस्ट इम्यूलेटर प्रोटीन को, बीटा 7 को, जो कि एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये चीज़ को नोट करना चाहिए कि जो डिफरेंट टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं, जो टॉल लाइक रिसेप्टर 2 है वो सिग्नल भेजता है, सिग्नल्स द प्रेजेंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो जो टॉल लाइक रिसेप्टर 2 है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो प्रेजेंस है उसके लिए सिग्नल भेजेगा. और यीस्ट के लिए क्यों, क्योंकि दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर पैटर्न ऑन देयर सरफेस, क्योंकि इनके पास मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं अपनी सरफेस के ऊपर. सो ड्रग्स दैट मॉडिफाई द एक्शन ऑफ दिस टॉल लाइक रिसेप्टर्स, अब वो ड्रग्स जो कि इन टॉल लाइक रिसेप्टर्स के एक्शंस को मॉडिफाई करती हैं, वो मे बिकम इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग द एंडोटॉक्सिन. वो इम्पॉर्टेंट बन सकती हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए, एंडोटॉक्सिन मेडिएटेड सेप्टिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए. अ लीडिंग काज ऑफ द डेथ इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट, जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स की डेथ का या मौत का एक बहुत बड़ा सबब है. दूसरा इसमें क्या है, मैनी बैक्टीरिया एंड यीस्ट. अब दूसरी एग्जांपल कौन सी है, मैनी बैक्टीरिया एंड यीस्ट हैव अ पॉलीसेकेराइड कॉल्ड द मैनन ऑन देयर सरफेस एंड दैट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन सेल. अब बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी सरफेस के, और यीस्ट ऐसे हैं जिनकी सरफेस के ऊपर जो है वो क्या मौजूद होता है, पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं. ठीक है ना. मैनन जो है वो एक पॉलीमर है शुगर का जिसका नाम है मैनोज. सो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो हैं, जिनको हम मैनन बाइंडिंग रिसेप्टर्स कहते हैं, मैनन बाइंडिंग लेक्टिन, उनको हम मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं. वो क्या करेगा कि वो बाइंड कर जाता है मैनन के साथ माइक्रोब्स की सरफेस के ऊपर, और उसके बाद वो क्या करेगा कि वो एक्टिवेट कर देता है कंपोनेंट्स को, जिससे फिर माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है. तो मैनन बाइंडिंग लेक्टिन जो है वो इसके साथ साथ वो फेगोसाइटोसिस को भी ज़्यादा करता है और एक्ट्स एज ऑप्सोनिन. ठीक है ना. किसके ज़रिए, ऐसे रिसेप्टर्स के लिए जिनके साथ ये जुड़ता है फेगोसाइटोसिस की सरफेस के ऊपर, जैसे कि मैक्रोफेज. तो मैनन बाइंडिंग लेक्टिन जो है वो एक नॉर्मल सीरम प्रोटीन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. कब, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स के अंदर. सॉरी. इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकिन, जिसको हम सेल कहते हैं, पार्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन सेल वॉल. ठीक है ना. पार्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनओडी रिसेप्टर्स. ठीक है ना. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा, एनओडी रिसेप्टर्स. सो दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ह्यूमन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. कौन कौन से ह्यूमन सेल जो हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर एनओडी रिसेप्टर्स होंगे, उनमें आ जाएंगे बेटा फिर मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स. लिहाजा ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के अंदर इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया के, जिनमें लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स है, लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस या लिस्टीरिया मोनोसाइटिस. अच्छा, उसके बाद RAG1 हेलिकेज रिसेप्टर्स ये क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे. अब जारी बात है बेटा, बैक्टीरिया को के अंदर तो चलो मेम्ब्रेन भी होती है, जबकि जो वायरस है उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का खोल होता है. तो न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कौन करता है, रिकॉग्नाइज कौन करता है, RAG1 रिसेप्टर्स, RAG1 हेलिकेज रिसेप्टर्स. ठीक है ना. और वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, रिकॉग्नाइज द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरसेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड सेल्स. ये कहाँ पर मौजूद होंगे, इन्फेक्टेड सेल्स के साइटोप्लाज्म में. फॉर एग्जांपल, मेंबर्स ऑफ द ऑर्थोमैक्सो वायरस या पैरामैक्सो वायरस या रैबिडो वायरस
ये फैमिलीज़ जो हैं ये सेंथिसाइज करती हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कब? ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, अपनी रेप्लिकेशन के दौरान, जो कि रिकग्नाइज करते हैं RAG1 हेलिकेज रिसेप्टर्स को। फिर उसके बाद देखें एक्यूट फेज रिस्पांस है, जो कि मुश्तमिल होता है इंक्रीज़ द लेवल ऑफ द वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि मुश्तमिल होता है कि बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स के लेवल को ज़्यादा करता है, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन है और मेनेज बाइंडिंग प्रोटीन है, और जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इननेट इम्यूनिटी का। तो ये प्रोटीन सेंथिसाइज होती हैं लिवर के अंदर, और नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस शो करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और दूसरे टिश्यू जो है, जो दूसरी किस्म है टिश्यू इंजरी की, उसमें सो लिवर क्या करता है कि ये प्रोटीन जो है उनको सेंथिसाइज करता है, ठीक है जी, इन प्रोटीन्स को सेंथिसाइज करता है किसके रिस्पांस के अगेंस्ट? खास किस्म के साइटोकाइंस के, जिनमें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स हैं, जो कि मैक्रोफेजिस से प्रोड्यूस होते हैं कि जब वो एक्सपोज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो साइटोकाइंस हैं इनमें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैं, इनको हम कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को ज़्यादा कर देंगे। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है प्रोटीएजिस के साथ, प्रोटीएजिस एक्टिविटी के साथ, जो कि इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करता है। कैसे? कि इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करेगा, कहाँ से? प्रिकर्सर प्रोटीन से, ठीक है ना। यहाँ पर आप टेबल में आप देख सकते हैं कुछ इनमें ये देखें कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी के, इनमें ये क्या है, इनमें फैक्टर्स देखें और इसके बाद इनका मोड ऑफ एक्शन देखें। फैक्टर्स दैट लिमिट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द बॉडी, वो फैक्टर्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एंट्री को कम से कम कर देंगी। इसमें क्या है? कैराटिन लेयर है इंटैक्ट स्किन की, एक्ट करती है एज अ मैकेनिकल बैरियर। इसके साथ साथ लाइजोसोम्स हैं टीयर्स के अंदर और दूसरी सेक्रीशंस के अंदर, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन को डिग्रेड करते हैं, और किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। रिस्पिरेटरी सीलिया क्या है? नाक के अंदर जो बाल हैं वो क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं म्यूकस कंटेनिंग ट्रैप्ड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। के साथ साथ लो पीएच ऑफ स्टोमिक एंड वेजाइना एंड फैटी एसिड्स स्किन के अंदर वो क्या करते हैं? रिटार्ड करते हैं ग्रोथ को माइक्रोब्स की। सरफेस फैगोसाइटोसिस जो है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस वो भी इंजेस्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रोब्स को। डिफेंसेंस, जिनको हम कैटायनिक पेप्टाइड्स कहते हैं, वो भी पोर्स क्रिएट करती हैं माइक्रोबियल मेम्ब्रेन के अंदर। और जो नेचुरल फ्लोरा है थ्रोट का, वजाइना और कॉलन का, वो ऑक्यूपाई करते हैं ऐसे रिसेप्टर्स को जो कि प्रिवेंट करते हैं कॉलोनाइजेशन, ठीक है ना, पैथोजेंस की कॉलोनाइजेशन को। और वो फैक्टर जो कि कम कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बॉडी के अंदर, वो कौन से हैं? नेचुरल किलर सेल्स किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। न्यूट्रोफिल्स इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को और प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को टी सेल्स की सरफेस के ऊपर, और इनहिबिट करते हैं वायरल रेप्लिकेशन को। इंटरफेरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं वायरल रेप्लिकेशन को। कॉम्प्लीमेंट C3b जो है वो एक ऑप्शनिन है, मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करता है कॉम्प्लेक्स और क्रिएट करता है पोर्स मेम्ब्रेन के अंदर, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर। ट्रांसफेरन एंड लैक्टो ट्रांसफेरन जो है वो सिक्विस्टर है, आयरन रिक्वायर्ड है बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर। और इसके साथ साथ फीवर है, ये भी सारी बात है, क्या करता है कि एलिवेट करता है टेम्परेचर को। इस तरह से जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है इसमें आ जाता है, ये भी माइक्रोब्स को कम से कम करता है। और एपोबी C3G एपोपोलीप्रोटीन बी बीटा RNA एडिटिंग एंजाइम, ये क्या करता है कि हाइपर म्यूटेशन जो है रिट्रोवियल DNA और RNA के अंदर जो है ये क्रिएट करता है। उसके बाद आ जाएंगे बेटा डिफेंसेस। अब डिफेंसेस क्या हैं? वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इननेट इम्यूनिटी का। डिफेंसेस जो हैं वो हाईली चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, कैटायनिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो क्या करते हैं कि पोर्स क्रिएट कर देते हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, ताकि उनको मारा जा सके। ताहम ये किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं अपने सेल्स को और बैक्टीरियाज को? तो डिफेंसेस क्या करेंगे? ये आमतौर पे
बेसिकली बुनियादी तौर पे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होता है और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स और पैनिथ सेल्स जो हैं जो इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स हैं, उनमें एक ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिनको हम डिफेंसेंस कहते हैं, अल्फ़ा डिफेंसेंस। जबकि जो रिस्पिरेटरी ट्रैक वेयर एज द रिस्पिरेटरी ट्रैक प्रोड्यूसेस द डिफरेंट डिफेंसेंस कॉल्ड द बीटा डिफेंसेंस, जबकि जो दूसरी जानब रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो डिफरेंट टाइप्स के डिफेंसेंस को प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहते हैं बीटा डिफेंसेंस। अच्छा, अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दूसरी किस्म है जी इम्यूनिटी की। अभी हमने इन्नेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करें अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी उस वक्त होगी जब कोई बॉडी एक्सपोज होगी किसी माइक्रोब को या किसी भी एंटीजन के साथ एक्सपोज होगी। सो ये एक मीडिएट है, इट इज़ immediate by antibody produced by the beta cells and by the two types of the T lymphocytes, namely the helper T lymphocytes and cytotoxic T lymphocytes, कि ये एंटीबॉडीज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है और दो तरह के लिम्फोसाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है जिनको हम हेल्पर टी लिम्फोसाइट CD4 और साइटो टी लिम्फोसाइट CD8 कहते हैं। सो यही सेल जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी रखते हैं और स्पेसिफिक एंटीजन्स को रिकग्नाइज करते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है उसको एक्टिवेट किया, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो कहता है कि एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। सो मैक्रोफेजेस और दूसरे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं जिनमें डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर भी और अडेप्टिव आर्म ऑफ इम्यून सिस्टम के अंदर भी। मैक्रोफेजेस और कुछ दूसरे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिनको हम डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं या वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं दोनों के अंदर। मतलब कि बेटा ये देखो कि मैक्रोफेजेस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये दोनों के अंदर ही रोल प्ले करेंगे, इनेट में भी और एक्वायर्ड में भी, ठीक है ना। सो दीज सेल्स आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द इनेट आर्म बिकॉज दे phagocytose and kill many of types of the microbes and also produce the cytokines that cause the inflammation, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये cytokines भी प्रोड्यूस करेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन काज कराती हैं। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अडेप्टिव आर्म, वो अडेप्टिव आर्म का हिस्सा क्यों होंगे, क्योंकि दे प्रेजेंट द एंटीजन्स एसोसिएटेड विद क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो कि कॉमन है न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर, और इस तरह से वो मौजूद होते हैं एंटीजन्स के अंदर, एंटीजन एसोसिएटेड क्लास 1 MHC प्रोटीन के साथ। किसके साथ? क्लास 1 MHC प्रोटीन CD8 के साथ है और क्लास 2 MHC प्रोटीन CD4 के साथ है, ये भी आपने याद रखना है। सो फैगोसाइटोसिस ऑफ द माइक्रोब्स कैसे होगी कि माइक्रोब्स या डेंड्राइटिक सेल के साथ वो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो इनेट इम्यूनिटी भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी। इनेट इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करेगी माइक्रोब्स को और साइटोकाइंस रिलीज़ करेगी, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एंटीजन प्रेजेंट करेगी CD4 पॉजिटिव सेल्स को या फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। तो इस तरह से ये दोनों जो है इसको किल करती हैं। उसके बाद आ जाएगा बेटा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो रेजिस्टेंस है इंड्यूस्ड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन एंटीजन्स, जो कि फॉरेन एंटीजन्स के साथ कांटेक्ट के बाद प्रोड्यूस होगी। कांटेक्ट जो है वो मुश्तमिल हो सकता है किसी भी तरह से, क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो सकती है या इम्यूनाइजेशन हो सकती है जिसमें लाइव या किल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे, ठीक है ना, या उनके जो दूसरे एंटीजन्स हैं वो होंगे, या एक्सपोयर होगा माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के साथ जिसमें टॉक्सिन्स और टॉक्साइड्स हैं। सो इन सारे केसेस के अंदर, सारी एग्जांपल्स के अंदर जो है ये क्या होगा कि इन सारी की सारी एग्जांपल्स के अंदर जो है बेटा यही चीज़ होगी तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही इसी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगे। लेट मी कवर। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि दिस कॉन्टेक्ट में कॉन्सिस्ट ऑफ द क्लिनिकल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ये हो गया। इन ऑल दीज इंटेंसिस द होस्ट एक्टिवली प्रोड्यूसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, होस्ट जो है वो एक्टिवली प्रोड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, जो कि एंटीबॉडीज़ और एक्टिवेटेड हेल्पर या साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो द मेन एडवांटेज जो एक्टिव इम्यूनिटी का है कि ये वो रेजिस्टेंस है जो कि लॉन्ग टर्म चलती है, और मेजर डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये स्लो है और स्पेशली इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है।
तो एक्टिव इम्यूनिटी में मेडिएटर्स कौन से होंगे? एंटीबॉडी और टी सेल्स। एडवांटेज इसका लॉन्ग ड्यूरेशन है, लेकिन डिसएडवांटेज स्लो ऑनसेट है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी ही होगी सिर्फ, एडवांटेज इसका इमीडिएट रिस्पांस देती है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। फिर पैसिव इम्यूनिटी जो है एक रेजिस्टेंस है, एंटीबॉडी बेस्ड रेजिस्टेंस है, जो कि कुछ दूसरे होस्ट सेल के अंदर मौजूद होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट द डिप्थेरिया, टेटनस, बॉटुलिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करेंगी? मेक्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है ना। ये एंटीटॉक्सिन्स की एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं इमीडिएटली अवेलेबल टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, जो कि इमीडिएटली अवेलेबल होती हैं टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से जो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिनमें ख़ास तौर पे वायरसेस हैं, जिसमें रेबीज़ वायरस है या हेपेटाइटिस ए या बी वायरस है, वो भी इंजेक्ट किए जाते हैं इन्फेक्शन से पहले, ताकि उस जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जा सके, ठीक है ना। अदर फॉर्म जो इम्यूनिटी के हैं, पैसिव हैं, उसमें आईजीजी, ठीक है ना, जो कि माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और न्यू बॉर्न के अंदर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत जल्दी से शुरू हो जाती है और उसी वक्त जनाब मार धाड़ शुरू लगा देते हैं। डिसएडवांटेज में बेटा ये है कि बड़ी जल्दी तो शुरू हो जाती है, लेकिन ये लंबे अरसे तक नहीं चल पाती, तो इसलिए जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है ना। सो ये चीज़ें जो हैं वो जो वैक्सीन वगैरह है वो भी इसी तरह से ही दी जाती है डिफरेंट बॉडी के अंदर, ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके इम्यूनोजेंस को या एंटीजेंस को, ठीक है जी। तो आज के इसी लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं डिटेल्स, कुछ इम्यूनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ डिटेल्स, उनके पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स को, और थोड़ा सा हमने फ़र्क देखा है, डिफेंसेस के बारे में डिस्कस किया है, एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हमने देखा है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो बेटा बाद में लेक्चर में के बाद मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।